नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल कीप गोइंग विद जीके में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं। तो इतिहास से संबंधित जो एक पार्ट है एंशिएंट हिस्ट्री, या जिसे हम प्राचीन भारत भी कहते हैं, उसे आए दिन परीक्षाओं में अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसी का एक पार्ट है गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट शासक समुद्रगुप्त, उससे संबंधित जो भी आज चीजें हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम उसका जीवन परिचय, उसका शासनकाल, उसका साम्राज्य, उसके युद्ध और विजय, उसकी उपलब्धियां और उसका मूल्यांकन, इनसे इतर भी अगर कोई महत्वपूर्ण बिंदु होगा तो वो भी हम आज वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो पूरा शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा, ताकि किसी भी परीक्षा में आपसे किसी भी तरह का सवाल पूछा जाए तो उसका आंसर आप कर पाएं। इजी पॉइंट टू पॉइंट मैंने बनाए हैं, तो आप अच्छे से वीडियो देखेंगे तो आपको यहीं पे याद हो जाएगा। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका टाइम पीरियड देखिए। समुद्रगुप्त पर क्रमांक, समुद्रगुप्त का जो टाइम पीरियड है वो है 350 से 375 ईस्वी तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट देखिए, समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम और लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से उत्पन्न संतान था। मतलब समुद्रगुप्त के पिता तो थे गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम, और इनकी माता थी लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी। सेकंड पॉइंट देखिए, समुद्रगुप्त न केवल गुप्त वंश का बल्कि संपूर्ण प्राचीन भारतीय इतिहास का महानतम शासक था। तो इसकी गिनती जो है संपूर्ण प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम शासकों में की जाती है। अगला पॉइंट देखिए, समुद्रगुप्त के विषय में एक उक्ति प्रचलित है कि उसके शरीर पर 100 घाव थे और वह 100 युद्धों का विजेता था। इसने बहुत से युद्ध किए थे और हर युद्ध में ये विजयी हुआ था। अगला पॉइंट देखिए, समुद्रगुप्त का एक नाम चंद्र प्रकाश भी था। मतलब इसका एक नाम चंद्र प्रकाश भी मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए, प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को धर्म प्राचीर बंध, धरणी बंध, पृथ्व्याम प्रतिरथ, कविराज, लिच्छवी दोहित्र और परम भट्टारक कहा गया है। जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें समुद्रगुप्त की ये सभी उपाधियां मिलती हैं। अगला पॉइंट, विंसेंट स्मिथ, वी स्मिथ भी हमें मिलता है जहां कहीं भी बुक्स में। तो स्मिथ ने समुद्रगुप्त को क्या कहा है? भारत का नेपोलियन। बहुत ही प्रचलित उक्ति है, बहुत ही बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है, तो समुद्रगुप्त को कहा गया है। और अगर ये पूछा जाए किसने कहा है, तो विंसेंट स्मिथ ने। अगला पॉइंट देखिए, संपूर्ण गुप्त वंश में केवल समुद्रगुप्त के लिए ही सर्व राज्योच्छेता विरुद्ध का प्रयोग मिलता है। मतलब कि ये जो विरुद्ध है सिर्फ किसने धारण किया था? सिर्फ और सिर्फ समुद्रगुप्त ने। तो प्रश्न पूछा जाए सर्व राज्योच्छेता विरुद्ध किस गुप्त सम्राट ने धारण किया है, तो वो है केवल समुद्रगुप्त। अगला पॉइंट देखिए, कृष्ण चरित का रचिता किसे कहा गया है? तो कृष्ण चरित का रचिता भी समुद्रगुप्त को माना गया है। कृष्ण चरित एक रचना है ऐतिहासिक, इसका रचिता किसे माना गया है? समुद्रगुप्त को। अगला पॉइंट देखिए, समुद्रगुप्त ने प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुबंधु को अपना मंत्री नियुक्त किया था। मतलब वसुबंधु को इसने अपने जो राज्य में है आश्रय प्रदान किया था और इसे अपना मंत्री भी नियुक्त किया था। अच्छा पॉइंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है राज्यारोहण, समुद्रगुप्त का राज्यारोहण। इससे संबंधित यह पॉइंट है कि प्रयाग प्रशस्ति के चतुर्थ श्लोक में कितने श्लोक हैं? टोटल 8 श्लोक हैं। तो उसके अंदर जो चतुर्थ श्लोक है उसमें चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा समुद्रगुप्त को उत्तराधिकारी चुनने जाने का विवरण मिलता है। ऐसा विवरण है कि एक राज्यसभा लगती है जिसमें चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त को गले लगा लेता है और बोलता है कि इस साम्राज्य का, इस पृथ्वी का राज्य जो है तुम ही संभालो, तुम ही इसके लायक हो। तो चतुर्थ श्लोक में इस चीज का उल्लेख है कि चंद्रगुप्त ने उत्तराधिकारी चुना, किसे? समुद्रगुप्त को। आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त के अभिलेख। अब इतिहास में जो भी जानकारी मिलती है वो ऑथेंटिक कब प्रूफ होती है? जब उससे संबंधित कोई अभिलेख मिल जाए या कोई ग्रंथ वगैरह मिल जाए। उसमें भी सबसे ज्यादा ऑथेंटिक किसे माना जाता है? जो प्राचीन अभिलेख वगैरह हैं। तो समुद्रगुप्त की जानकारी जिन अभिलेखों से मिलती है उसमें पहले नंबर पर आता है एरण अभिलेख। एरण अभिलेख के बारे में देखिए, प्रयाग प्रशस्ति के अतिरिक्त मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित एरण नामक स्थान से भी समुद्रगुप्त का एक लेख मिलता है, जो कि खंडित अवस्था में है। मतलब कि वो खंडित अवस्था में है, पूर्ण रूप से नहीं मिला है।
तो इस अभिलेख में, एरन अभिलेख में समुद्रगुप्त की पत्नी दत्त देवी का नाम मिलता है। किसका नाम मिलता है? समुद्रगुप्त की पत्नी दत्त देवी का नाम मिलता है। एरन अभिलेख के अतिरिक्त गया और नालंदा से 2 ताम्रलेख भी प्राप्त हुए हैं, जहां से समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए, इसी का अभिलेख है प्रयाग प्रशस्ति, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका बहुत ही महत्व है, क्योंकि समुद्रगुप्त के बारे में सबसे अधिक जो जानकारी मिलती है वो प्रयाग प्रशस्ति से ही मिलती है। तो इससे संबंधित पॉइंट देखिए, समुद्रगुप्त के इतिहास का सर्व प्रमुख स्रोत उसी का अभिलेख है, जिसे इलाहाबाद स्तंभ लेख अथवा प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति को और क्या कहा जाता है? इलाहाबाद स्तंभ लेख। इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना हरिसेन ने की थी। और इस अभिलेख की भाषा कैसी है? संस्कृत है। और लिपि कैसी है? ब्राह्मी है। इसमें टोटल कितनी पंक्तियां हैं? 33 पंक्तियां हैं। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट देखिए, इस अभिलेख को सर्वप्रथम 1834 ईस्वी में कैप्टन ए ड्रायर ने पढ़ा था। सबसे पहले किसने पढ़ा था? कैप्टन ए ड्रायर ने इसे सबसे पहले पढ़ा था। कब? 1834 में। अगला पॉइंट, इस अभिलेख को पाषाण पर समुद्रगुप्त की खुद की आत्मकथा भी कहते हैं। थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो यह अभिलेख जो है पाषाण पर समुद्रगुप्त की खुद की आत्मकथा भी बोल सकते हैं इस अभिलेख को, क्योंकि समुद्रगुप्त जब जिंदा था तो उसके जीते जी ही इस अभिलेख को इस पाषाण पर खोदा गया था। अगला पॉइंट, इस लेख में समुद्रगुप्त की मृत्यु की तिथि नहीं दी गई है और ना ही इस पर उसके द्वारा अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख मिलता है। मतलब उसने जो अश्वमेध यज्ञ किया था उससे पहले और उसकी मृत्यु के पहले ही यह प्रशस्ति जो है निर्मित हो गई थी। तो यही इसका एक प्रूफ है कि जब समुद्रगुप्त जीवित था तभी इस प्रशस्ति को लिख दिया गया था। अगला पॉइंट देखिए, यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि ये जो प्रयाग प्रशस्ति है इस पर इसकी मृत्यु की तिथि नहीं दी गई है और ना ही इस चीज का विवरण कहीं मिलता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। अगला पॉइंट देखिए, इस प्रशस्ति पर समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक, खाद्यपाकिक, कुमारामात्य, दंड महानायक आदि प्रशासनिक अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। तो समुद्रगुप्त के शासनकाल में जो उसके प्रशासनिक अधिकारी थे, संधि विग्रहिक, खाद्यपाकिक, कुमारामात्य, दंड महानायक, तो उनका उल्लेख भी इस प्रशस्ति पर मिलता है। इसके अलावा इसी प्रशस्ति पर भुक्ति और विषय शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। तो भुक्ति और विषय शब्दों से यह अनुमान होता है कि समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का प्रांतों में और जिलों में विभाजन कर रखा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट से किसी से भी कोई भी सवाल बन सकता है, तो आपको अच्छे से एक एक लर्न करना है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं समुद्रगुप्त के युद्ध और उसकी विजयों के बारे में। उसने जितने युद्ध लड़े सब में वो विजयी हुआ। तो उसने किस किस एरिया में कौन कौन से युद्ध लड़े, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से देखिएगा। तो पहले युद्ध में आता है इसका आर्यव्रत का प्रथम युद्ध, जो कि उत्तर भारत में इसने लड़ा था। अपने दिग्विजय की प्रक्रिया में समुद्रगुप्त ने सर्वप्रथम उत्तर भारत में युद्ध किया और 3 शक्तियों को इसने पराजित किया। 3 शक्तियां कौन कौन सी थी? पहली है अहिछत्र के राजा अच्युत, दूसरा नागवंशी राजा नागसेन और तीसरा था कोतकुलज। अच्छे से याद रखिएगा, अच्युत, नागसेन और कोतकुलज। उत्तर भारत में जो इसने सर्वप्रथम सैनिक अभियान किया था उसमें इन 3 राजाओं को इसने हराया था। मनुस्मृति में पूर्वी समुद्र से लेकर पश्चिमी समुद्र तक और विंध्याचल तथा हिमालय पर्वतों के बीच का जो भाग है उसको आर्यावर्त की संज्ञा प्रदान की गई है। तो आर्यावर्त अगर पूछा जाए किसे कहा गया है, तो मनुस्मृति के अनुसार पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र तक और विंध्याचल से हिमालय पर्वतों के बीच का भाग जो है वो आर्यावर्त है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड इसका जो अभियान था वो था दक्षिणापथ का युद्ध अभियान। उत्तर में विंध्य पर्वत से लेकर दक्षिण में कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदियों के बीच का जो प्रदेश है उसको दक्षिणापथ कहते हैं। गंगा घाटी के मैदानों, अगला पॉइंट है, गंगा घाटी के मैदानों तथा दोआब प्रदेश की विजय के पश्चात समुद्रगुप्त दक्षिण भारत की विजय के लिए निकल पड़ा। दक्षिणापथ ये पद नहीं है, पथ है। दक्षिणापथ के 12 राज्यों तथा उनके राजाओं को उसने परास्त किया और समुद्रगुप्त ने इन्हें जीता, किंतु फिर कृपा करके उन्हें स्वतंत्र कर दिया। मतलब कि दक्षिण में जब वो अभियान पर निकला तो उसने 12 राज्यों के राजाओं को परास्त किया युद्ध में, परंतु उसे बंदी नहीं बनाया। उनको जीत के, उन पे दया दिखा के, उन पे कृपा करके उन्हें फिर से स्वतंत्र कर दिया और वहां से लौट गया। क्या लेके? उपहार आदि वहां से लेके वहां से लौट गया। तो समुद्रगुप्त की जो ये नीति थी यह ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति कहलाती है।
आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए, उसने वहां पे जो 12 राज्यों को हराया था, तो उन 12 राज्यों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। राज्य और उन राजाओं के नाम। पहला देखिए, कौशल का राजा महेंद्र, महाकांतार का राजा व्याघ्रराज, कोराल का राजा मंटराज, शिष्टपुर का राजा महेंद्रगिरी, कोट्टूर का राजा स्वामीदत्त, एरंडपल का राजा दमन, कांची का राजा विष्णुगोप, अवमुक्त का राजा नीलराज, वेंगी का राजा हस्तिवर्मा, पालक का राजा उग्रसेन, देवराष्ट्र का राजा कुबेर और कुस्थलपुर का राजा धनंजय। तो ये सभी इंपॉर्टेंट राजा थे। इनमें भी सबसे लास्ट में इसने ये कांची का जो राजा है विष्णुगोप, ये इंपॉर्टेंट भी है, इसको हराया था। तो इन सभी राजाओं में से किसी का भी नाम आपको पूछ सकता है उसके राज्य के साथ में। तो क्योंकि इसकी एक महत्वपूर्ण विजय थी दक्षिण में, और एक युद्ध नीति भी इसमें इस पे लागू की थी कि सबको हरा के बाद में सब पे कृपा करके सबको मुक्त कर दिया था और उपहार आदि लेके वहां से निकल गया था। तो इसको अच्छे से लर्न करना है। आगे बढ़ते हैं। अगला युद्ध देखिए समुद्रगुप्त का। अगली जो इसका विजय अभियान था वो था आर्यावर्त का दूसरा युद्ध। हुआ यह था कि जब उसने आर्यावर्त का प्रथम युद्ध अभियान किया था, उसके बाद में वह दक्षिणापथ के युद्ध पे निकल गया था। तो आर्यावर्त के जो राजा थे उन्होंने खुद को वहां पर स्वतंत्र घोषित कर दिया और विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया। तो उस स्थिति में जब वो दक्षिण से वापस उत्तर की ओर लौटा समुद्रगुप्त, तो उसने फिर से वहां पर दूसरा अभियान किया जो कि आर्यावर्त का दूसरा युद्ध कहलाता है। और उन राजाओं को इस बार उसने पुनः युद्ध करके हराया और उनको जड़ के सहित नष्ट कर दिया। तो समुद्रगुप्त ने कुल 9 राजाओं को हराया था, जो कि निम्नलिखित थे। नाम अच्छे से देख लीजिए 9 राजा कौन कौन से थे। रुद्रदेव, मतिल, नागदत्त, चंद्रवर्मा, गणपति नाग, नागसेन, अच्युत, नंदी और बलवर्मा। और इस नीति को प्रशस्ति में क्या कहा गया है? प्रसबोध धरण कहा गया है। मतलब इस नीति का मतलब कि पूर्ण रूप से उन राज्यों को अपने में मिला लिया और उनको नष्ट कर दिया। आगे बढ़ते हैं। उसका चौथा युद्ध अभियान आठविक राज्यों की विजय। समुद्रगुप्त की आठविक राज्यों की विजय। तो आठविक राज्य कौन से थे? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से लेकर मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले तक के जो वन प्रदेश थे, उन्हीं में ये सभी राज्य फैले हुए थे। उत्तर तथा दक्षिण भारत के बीच के आवागमन को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें नियंत्रण में रखना आवश्यक था। यही रीजन था कि समुद्रगुप्त ने इन आठविक राज्यों की विजय की। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए इसका 5वां अभियान प्रत्यंत राज्यों की विजय, या हम जिसे बोल सकते हैं सीमावर्ती राज्यों की विजय। अब ये जो सीमावर्ती राज्य थे, इनकी 2 कोटियां थी। सीमावर्ती राज्यों में पहली कोटि थी राजतंत्रात्मक राज्य की और दूसरी कोटि थी गणतंत्रात्मक राज्यों की। तो राजतंत्र वाले जो राज्य थे वो कौन कौन से हैं? देखिए, समतट, दवाक, कामरूप, कृत्रिपुर और नेपाल, ये सभी सीमांत राज्य हैं। तो ये जो 5 राज्य हैं वो थे राजतंत्रात्मक, और उसके बाद में जो थे वो थे गणतंत्रात्मक राज्य। उसके अंदर कौन कौन से थे? खरपरिक, प्रार्जुन, मालव, योद्धेय, अर्जुनायन, काक, सनकानिक, आभीर और मद्रक। तो ये टोटल जो थे वो प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य थे जिनकी समुद्रगुप्त ने विजय की थी। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इसका लास्ट विजय अभियान जो है वो था विदेशी शक्तियों के विरुद्ध। विदेशी शक्तियां कौन कौन सी थी? एक तो थी देवपुत्र शाहानुशाही। तो ये क्या थे? ये बेसिकली कुषाण थे। इसके अलावा शक, मुरंड और सिहल, मतलब कि श्रीलंका के जो राज्य थे वो भी। तो ये विदेशी शक्तियां थी जिनको भी समुद्रगुप्त ने जीता था। देश के अंदर और देश के बाहर दोनों ही रूप में उसने बड़ी बड़ी विजय प्राप्त की थी। इसीलिए वो एक महान शासक कहलाता है कि उस समय में उसने ना सिर्फ उत्तर और दक्षिण में, यहां तक कि विदेश में और जो सीमांत राज्य थे उनको भी उसने जीता था। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं समुद्रगुप्त का साम्राज्य। शॉर्ट में समझते हैं, आप मैप के अंदर अच्छे से इसको देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी। तो देखिए कि कौन से राज्य जो हैं वो समुद्रगुप्त के अंडर में नहीं थे। उसके अलावा उस वक्त के भारत के सभी राज्य जो हैं समुद्रगुप्त के अंडर में थे। समुद्रगुप्त के साम्राज्य में कश्मीर, पश्चिमी पंजाब, राजस्थान, सिंध और गुजरात को छोड़कर संपूर्ण उत्तर भारत जो है समुद्रगुप्त के राज्य में सम्मिलित था। क्यों? क्योंकि उत्तर भारत के जो भी राज्य थे उसने अपने राज्य में मिला लिए थे, और दक्षिण के जो राज्य थे उसको उसने अपने अंडर में मिलाया नहीं था, बस उनको जीता था, उनसे उपहार आदि लेके वो वापस लौट आया था। वो सब उसकी कृपा पे, उसकी दया पर
शासन कर रहे थे। अच्छे से देख लीजिएगा, 375 एडी तक में ये गुप्त साम्राज्य के अंडर में था, पूरा का पूरा हिस्सा जो आपको ग्रीनरी वाला दिख रहा है। ये भी ये कोर रीजन थे, जो हरी बाउंड्री आपको दिख रही है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए समुद्रगुप्त की नीतियां बहुत ही फेमस हैं। समुद्रगुप्त की नीतियां, इनका उल्लेख भी किया गया है, संस्कृत के श्लोक के रूप में ये मिलते हैं और एग्जाम्स में ऐसे कैसे बहुत बार इनसे क्वेश्चन बने हैं, इसलिए इनको अलग से मैंने लिया है। पहली नीति देखिए, प्रसबोध धरण, मतलब कि पूर्णतया उखाड़ फेंकना। उत्तर के जो राज्य थे, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, उनके लिए उसने इसी नीति का प्रयोग किया था। सेकंड नंबर है ग्रहण मोक्षानुग्रह, मतलब राज्यों का विलय ना करना, मात्र उनको करद बनाकर छोड़ देना, मतलब कि उनको अपना एहसानमंद बनाकर के छोड़ देना। उनसे अपनी मनचाही चीजें लेके वो वापस लौट आया था, उनको अपने एहसान के तले दबा दिया था, परंतु उनका विलय नहीं किया था। तो ये सेकंड नीति हो गई। थर्ड है परचारी की कृत। परचारी की कृत मतलब कि सेवक बना देना, ठीक है, राज्यों को जीतना और उनको क्या करना, अपना दास बना देना, अपना सेवक बना देना। फोर्थ नंबर पे देखिए सर्वकर दानाज्ञाकरण प्रणामागमन, मतलब कि सभी प्रकार के कर देते थे। ऐसे राज्य जिन पे ये नीति लगी थी, वो समुद्रगुप्त को सभी प्रकार के कर देते थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे, और समय समय पर वो क्या करते थे, राजधानी में आते थे समुद्रगुप्त को प्रणाम करने के लिए। तो ये चार नीतियां थी, प्रसबोध धरण, ग्रहण मोक्षानुग्रह, परचारी की कृत और सर्व कर दाना ज्ञानकरण प्रमाणागमन, प्रणामागमन। इनको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अब आगे उल्लेख मिलता है अश्वमेध यज्ञ का। प्रयाग प्रशस्ति पर नहीं मिलता, पर इसमें हम वो प्रूफ देखेंगे जिनसे यह पता चलेगा कि समुद्रगुप्त ने जो है अश्वमेध यज्ञ किया था। अपनी विजयों से निवृत्त होने के पश्चात समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किए। स्कंदगुप्त का जो भीतरी लेख है, उसमें समुद्रगुप्त को चीरकाल से छोड़े गए अश्वमेध को करने वाला कहा गया है। उसने एक ही अश्वमेध यज्ञ किया था। तो जो स्कंदगुप्त का भीतरी लेख है, उससे यह पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने अपनी विजयों के बाद में जो चीरकाल से छोड़े गए अश्वमेध यज्ञ हैं, उसको किया था। समुद्रगुप्त की अश्वमेध प्रकार का जो सिक्का है, उसके द्वारा भी अश्वमेध यज्ञ किए जाने के प्रमाण जो है प्राप्त होते हैं, क्योंकि जो समुद्रगुप्त के अश्वमेध प्रकार के सिक्के हैं, उस पर अश्वमेध पराक्रम उत्कीर्ण मिलता है। तो यह भी एक साक्ष्य है किस चीज का, कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था। इसके अलावा थर्ड प्रूफ देखिए, प्रभावती गुप्ता का जो पूना में ताम्र लेख मिला था, उसमें भी समुद्रगुप्त को अनेक अश्वमेध यज्ञ करने वाला कहा गया है। थोड़ा बहुत अगर कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो दोस्तों, तो जब मैं बोल रहा हूं तो आप उसके साथ उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो प्रभावती गुप्ता का जो पूना में ताम्र लेख मिला था, उसमें भी समुद्रगुप्त को अनेक अश्वमेध यज्ञ करने वाला कहा गया है। तो तीन प्रूफ कौन से हो गए, एक तो स्कंदगुप्त का भीतरी लेख, समुद्रगुप्त की स्वयं की जो मुद्रा मिली है, सिक्के मिले हैं अश्वमेध प्रकार के वो, और प्रभावती गुप्ता का पूना ताम्र लेख। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए समुद्रगुप्त की मुद्राएं, इनसे भी सवाल उठ के बनते हैं, कितनी प्रकार की मुद्राएं थी, आपको क्वेश्चन में मिल सकता है, या इनमें से कौन सी प्रकार की थी, कौन सी प्रकार की नहीं थी। चूंकि इनके प्रूफ मिले हैं, इसलिए ये ऐतिहासिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और आपके सब्जेक्ट वाइज भी ये जो है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो 6 प्रकार की मुद्राएं मिली थी। एक थी गरुड़ प्रकार की मुद्रा, एक थी धनुर्धारी प्रकार की मुद्रा, एक थी परशु प्रकार की मुद्रा, एक थी अश्वमेध प्रकार की मुद्रा जिसकी हमने ऊपर चर्चा की है, एक थी व्याघ्र हनन प्रकार की मुद्रा, और एक है वीणावादन प्रकार की मुद्रा। अश्वमेध प्रकार की मुद्रा और वीणावादन प्रकार की मुद्रा इंपॉर्टेंट है, आज तक बहुत क्वेश्चन बने हैं, बुक्स में भी मिलता है। वीणावादन प्रकार की मुद्रा जिसमें समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आखिर में हम देख लेते हैं कि समुद्रगुप्त का मूल्यांकन, उसका चरित्र कैसा था, वो किस तरह का शासक था। हमने ऊपर जो भी उसके बारे में विशेषताएं पढ़ी, जो भी फैक्ट्स देखे, उसी के अकॉर्डिंग आगे हैं। तो कंक्लूजन देख लेते हैं। समुद्रगुप्त का मूल्यांकन में समुद्रगुप्त एक असाधारण सैनिक योग्यता वाला सम्राट था, क्योंकि चारों दिशाओं में उसने अपने विजय अभियान किए थे, ठीक है, और कभी भी वो हारा नहीं था। सेकंड देखिए, समुद्रगुप्त युद्ध क्षेत्र में जितना स्फूर्तिवान था, शांति के समय में उससे कहीं अधिक वह क्या था, कर्मठ था। युद्ध में तो उसने स्फूर्ति दिखाई ही थी, इतनी विजय उसने की ही थी, परंतु जब वो युद्ध में नहीं होता था, शांति का जब समय होता था, तो जो भी अलग अलग क्षेत्र हैं शासन के, उसमें भी वह कर्मठ था। विद्वानों को संरक्षण देना, कला को संरक्षण देना, ठीक है, तो इन सभी के बारे में भी वह कर्मठ था। वैदिक धर्म को भी उसने आगे बढ़ाया। बौद्ध विद्वान जो
अलग धर्म से था, अलग संप्रदाय से था, उसको भी उसने संरक्षण प्रदान किया। इसके अलावा अपनी प्रशस्ति भी उसने गुदवाई, तो वो कितना दूरदर्शी था। इसके बाद में देखिए, वह उच्च कोटि का विद्वान था और विद्या का उदार संरक्षक था। इसके अलावा वह एक महान संगीतज्ञ था जिसे वीणा वादन का बड़ा शौक था। हमने ऊपर देखा भी था, अपने कुछ सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जो वीणा वादन प्रकार के सिक्के हैं उनके ऊपर। इसके अलावा वह एक धर्मनिष्ठ, ये नष्ट नहीं है, थोड़ा मिसप्रिंट है दोस्तों, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। वह एक धर्मनिष्ठ सम्राट था जिसने वैदिक धर्म के अनुसार शासन किया, और इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, धर्म की प्राचीर भी कहा जाता है। तो इस प्रकार समुद्रगुप्त क्या था, बहुमुखी प्रतिभा का धनी था। तो निसंदेह हम ये चीज कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त का जो काल था वो राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टियों से गुप्त साम्राज्य के उत्कर्ष का काल माना जा सकता है। तो दोस्तों, ये समुद्रगुप्त से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मेरे हिसाब से मैंने बनाया है। जितने भी आप वस्तुनिष्ठ या निबंधात्मक किसी भी तरह का अगर आप क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं, तो इन पॉइंट्स के आधार पर आप अच्छे से आंसर कर सकते हैं। जितने भी प्रश्न बनते थे मैंने सभी को इसमें इंक्लूड किया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसको आप अच्छे से लर्न कीजिएगा। और इसी तरह से प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित अन्य वीडियो पाने के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने साथियों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन इजीली मिल जाए। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपनी तैयारी को जारी रखिए। कीप गोइंग। जय हिंद।